नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्लास्टिक युक्त सामान बेचने से पूर्व दुकानदारों को रखवानी होगी धरोहर राशि। नगर निगम ने इस नियम की जानकारी देते हुए पालन को चेताया। प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना ने सर्किट हाउस में सावन महीने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में की समीक्षा बैठक। प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर परखी व्यवस्थाएं। और कबीरचौरा अस्पताल में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हुआ आयोजित। 10 मच्छर मारने वाले वाहन किए गए रवाना। और अब खबरें विस्तार से। प्लास्टिक युक्त सामान बेचने से पूर्व दुकानदारों को धरोहर राशि लेनी होगी। नगर निगम ने इस नियम की जानकारी देते हुए इसके पालन की चेतावनी दी। नगर निगम द्वारा आगामी सावन मास के मद्देनजर प्लास्टिक के प्रयोग के संदर्भ में दुकानदारों को जागरूक किया गया। नगर निगम प्रवर्तन दल व पुलिस की टीम ने प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियम की जानकारी दुकानदारों को दी और उनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि गंगा घाटों पर समस्त दुकानदारों विक्रेताओं को उनके द्वारा जो पानी की बोतलों, चिप्स के पैकेट आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या अन्य सामग्री का विक्रय किया जाता है, उस बिक्री से पूर्व उस ग्राहक से 50 रुपए धरोहर राशि के रूप में रखने के उपरांत ही ग्राहक को विक्रय किया जाएगा तथा इस्तेमाल के उपरांत प्लास्टिक, खाली पैकेट, पानी की खाली बोतल को वापस करने पर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना धरोहर राशि जमा कराए प्लास्टिक के सामग्री का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए दुकान की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी। तरह का अभियान है, क्या चेतावनी? देखिए, आप लोग सावन माह शुरू होने जा रहा है 4 तारीख को, और इस सावन माह के दृष्टिगत और नियमित साफ सफाई के दृष्टिगत भी अतिक्रमण न करने के संबंध में भी ये अभियान हम लोग का निरंतर चल रहा है। यहाँ गोदौलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट तक और फिर गिरजाघर चौराहे से लेकर के गोदौलिया होते हुए मंदिर 4 नंबर VIP गेट से होते हुए आगे मैदागिन तक किसी प्रकार का अतिक्रमण न रहे। सारा ये स्थान प्लास्टिक मुक्त हो, किसी प्रकार से प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक का ग्लास और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना हो, लिटरिंग ना हो, लोग इधर उधर ना फैलाएं और रास्ते सारे आवागमन के लिए साफ सुथरे रहें, खाली रहें, रास्तों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। इसी चीज़ों के संबंध में और जागरूक करने के संबंध में ये अभियान है। तो जगह जगह गंदगी न हो, प्लास्टिक से बचाने के लिए क्या अभियान में शामिल है? अभी जो तत्काल हम लोग के माननीय नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब के जो आदेश हैं उनके क्रम में एक हम लोग माननीय नगर आयुक्त की ओर से जो प्रयास किया गया है नवीन, उसके क्रम में एक हम लोग पंपलेट छपवाए हैं जिसको सब दुकानदारों को दिया जाएगा, जिसमें यह निर्देश और आदेश है कि अगर वो पानी की बोतल, प्लास्टिक के पैकेट में खाद्य सामग्री जो पैक्ड होते हैं उनको बेच रहे हैं तो 50 रुपये की धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत बेचेंगे, जिससे कि जो उसको खरीद रहा है वो उसको इधर उधर नहीं फेंकेगा। प्रयोग करने के बाद, खाने पीने की वस्तु को खाने के बाद, पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल या पैकेट को संबंधित दुकानदार को ही वापस कर देगा और वो डस्टबिन में चला जाएगा। यहाँ वहाँ पे फेंकेगा नहीं, फैलाएगा नहीं कोई भी। प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना ने सर्किट हाउस में सावन महीने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना संजय प्रसाद ने आगामी सावन महीने में आने वाले कांवरियों को उच्च स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अब तक की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांवरियों के लिए वाराणसी, विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। श्रावण मास की तैयारियों के संबंध में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद तथा डीजीपी विजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक हुई। प्रमुख सचिव गृह द्वारा आसपास के जिलों को अपना प्लान वाराणसी के हिसाब से बनाने को कहा गया। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया कि जिन जिलों में हाईवे है वहां सघन पेट्रोलिंग की जाए तथा उनमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं डीजीपी विजय कुमार द्वारा पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि जहां जहां आवश्यक है
ट्रैफिक डायवर्जन करके मीडिया में जारी करें। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा अपनी तैयारियों के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। रविवार रात से मंगलवार सुबह तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की तैयारियों हेतु मंदिर परिक्षेत्र के आसपास अमानती घर, अस्पताल, खोया पाया केंद्र, घाटों पर सीसीटीवी आदि की उचित व्यवस्था कराई गई है। संवेदनशील स्थलों तथा मिश्रित भीड़ वाले जगहों को चिन्हित करते हुए उनके लिए अलग से रणनीति तैयार की गई है। श्रद्धालुओं के स्नान हेतु गंगा में 9 जेटी पानी के अंदर भी उचित व्यवस्था की गई है। कुछ प्रमुख घाटों को नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं, जिससे मैदागिन से चौक, गुदौलिया होते हुए रामापुरा तक, गुदौलिया से पांडे हवेली तक श्री काशी विश्वनाथ मार्ग है। पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा बनारस के अन्य मंदिरों के संबंध में भी तैयारी पूरी की गई है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा द्वारा मंडल की तैयारियों के संबंध में पूरी जानकारी प्रमुख सचिव गृह तथा डीजीपी के समक्ष रखा गया। उन्होंने सफाई, पुराने काशी में फ्री प्लास्टिक जोन, एंटी विनम तथा एंटी रेबीज टीकों की उपलब्धता एवं कांवरियों के संबंध में अन्य सभी आवश्यक प्रबंध के बारे में बताया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने वाराणसी की तैयारियों के संबंध में बताया कि पुलिस के साथ मिलकर पूरे रूट का रिहर्सल कर लिया गया है। मंत्री जी के निर्देश पर मैं और डीजीपी साहब यहाँ आज आगामी जो कांवड़ का जो त्यौहार है और शिवरात्रि और अन्य त्यौहार जो आने वाले समय में आने वाले हैं उन पर उनकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए और यहाँ पे वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ रेंज के अधिकारियों से वार्ता करने के लिए आए थे। अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कांवड़ के लिए बहुत उच्च कोटि की तैयारियां की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए हर वर्ष की भांति जिससे कि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। तो मुझे बहुत संतोष है ये बताते हुए आपको कि अधिकारियों से चर्चा के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उनका अच्छे से अनुपालन हुआ है यहाँ इन तीनों रेंज में। और चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड ये हो, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो या हमारे कांवड़ियों के लिए जो चिकित्सा शिविर बनाने की बात हो, सड़कों से गड्ढा मुक्त करने की बात हो, सभी प्रकार के जो निर्देश हैं जो कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में और एक सुरक्षित माहौल में जिस तरह से कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जा सके, उसके लिए हमारे सभी अधिकारी पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पीएम के आगमन को लेकर पीएम साहब के आगमन को लेकर के अभी हमारे पास औपचारिक रूप से जब कार्यक्रम आ जाएगा तब आपसे बात करेंगे। कांवड़ व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए कांवड़ यात्रा ताकि निरापद रूप से संपन्न हो सके और सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जा सके। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान विशेष रूप से हम लोगों ने एम्फसाइज किया कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इलाहाबाद और बनारस के बीच में बहुत ट्रैफिक होता है। तो अगर उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। उसके अतिरिक्त जो कैंप लगेंगे, भंडारे लगेंगे, लोगों की सहायता के लिए, आराम के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसको कैसे हम स्थानीय लोगों के सहयोग से बेहतर बना सकें, इसी के संबंध में जनपदों को और कमिश्नरेट को निर्देश दिए गए। और हमें पूरा विश्वास है कि आज इस साल की कांवड़ यात्रा निरापद रूप से संपन्न होगी। अभी इसका तो लोकल व्यवस्था है, इसमें हम क्या बताएं। आज पीएम विजिट होगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी, उसका कांवड़ से तो। प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर व्यवस्थाएं परखीं। सावन में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार की शाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सावन के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने कहा
कि सावन में आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सारे अधिकारी समय से पूर्व अपनी तैयारी पूर्ण करें। पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की और भविष्य में पड़ने वाली आवश्यकताओं के बारे में पूछा। इस दौरान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने सावन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दर्शनार्थियों के लिए की जाने वाली मैटिंग, टेंट और पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया। इस मौके पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फिर आज जो आगामी सावन में जो कांवड़ का पर्व है उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं और डीजीपी साहब आज यहाँ वाराणसी आए हैं। आज हम लोगों ने वाराणसी रेंज और मिर्ज़ापुर रेंज और आजमगढ़ रेंज के सभी पुलिस अधिकारी और इन तीनों डिवीजन्स के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। जो आने वाले त्यौहार में जो कांवड़ियों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं करानी है उसके बारे में विस्तार में चर्चा हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम एक बहुत ही सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगामी कांवड़ के त्यौहार को हम लोग संपन्न करा पाएंगे। सर, ये रेड कारपेट की व्यवस्था हमेशा सावन के टाइम मुख्यमंत्री जी की तरफ से विशेष तौर से किया जाता है। वो जो भी व्यवस्था पहले की जाती रही है उसको आगे भी करते रहेंगे। कबीरचौरा अस्पताल में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित हुआ। 10 मच्छर मारने वाले वाहन को रवाना किया गया। मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ वाराणसी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित चिकित्सकों ने इस गंभीर रोग के समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने मच्छर मारने वाली 10 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गली मोहल्लों सहित सड़कों पर ये विषैले मच्छरों को मारने वाली धुआंयुक्त गाड़ियां दौड़ेंगी, जिससे मलेरिया के मच्छरों के खात्मे के साथ इस महामारी से निजात मिलेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में डॉक्टर व अस्पताल कर्मचारी सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी का माल्यार्पण कर व अंगवस्त्रम प्रदान कर स्वागत व सम्मान किया गया। क्या है, किस तरह का आज उद्घाटन ये समझा मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में सरकार बनने के साथ ही संचारी रोग न फैले, संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर अभियान चलाया और 10 विभागों पे एकीकृत एक टीम बना करके हर जिले में इस पर काम किया और इसके बड़े ही अच्छे परिणाम हुए। जापानी जो बुखार होता था, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको कहते थे, ऐसी बीमारी जिसको मस्तिष्क ज्वर, वह समाप्त हो गया। ऐसे अनेक कार्य हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नगर निगम के स्टाफ ने और 10 जो संस्थाएं हैं जिनको मिलाकर के योजना बनी है, सबने एकीकृत प्रयास के साथ समाप्त किया है। उसी क्रम में साल में 3-4 बार ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आज से पुनः पूरे प्रदेश भर में एक साथ संचारी रोग नियंत्रण का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। उसी की शुरुआत यहाँ पर हुई है और आज से लगातार एक अभियान चला करके हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह, चूंकि ये काशी पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल भी है, 1 से 1.5 लाख लोग बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं से किसी भी प्रकार का कोई संचारी रोग का संक्रमण न हो, किसी प्रकार का रोग न फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अभियान लिया गया है। और इसमें अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब, यहाँ के SIC, महिला अस्पताल के SIC, सभी लोगों ने मिलकर के, अन्य चिकित्सकों ने, नगर निगम के स्टाफ, सभी लोगों ने मिलकर के अभियान को आगे बढ़ाया। कितनी गाड़ियां आज यहाँ से निकली? ये गाड़ियां अभी तो 10 निकली हैं, लेकिन और भी गाड़ियां हैं जो छोटी बड़ी और भी चीजें जो साइकिल से हैं, अलग भी चीजें, अलग अलग, कुछ लार्वा मारने की हैं, कुछ मच्छर मारने की हैं, अलग प्रकार के सब ये कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU कृषि विज्ञान संस्थान में चल रही 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ।
उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। आखिरी दिन की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह, महानिदेशक उपकार, लखनऊ रहे। कार्यशाला में आए सभी गणमान्य का स्वागत डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी कानपुर ने किया और इसके बाद डॉक्टर कृति त्रिपाठी, वस्तु विषय विशेषज्ञ केवीके बुलंदशहर ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके बाद समानांतर सत्र में आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों के संयोजक रिपोर्ट की प्रस्तुति वैज्ञानिकों ने की। अभी 3 दिन में ऐसी क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं जो किसानों के लिए और बेहतर तकनीक के लिए उपयोगी साबित होंगी? 3 दिवसीय इस कार्यशाला में मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले गत वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, क्या क्या हम लोग किसानों के लिए, किसानों के खेतों में, गाँव में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चलाए गए हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उसकी प्रगति की समीक्षा के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने देश के जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा बहुत सारे प्रशिक्षण के रूप में कार्यक्रम किए गए हैं, जिनको आगे आगामी सितंबर अक्टूबर में जो हम लोगों का कार्यक्रम होगा एक्शन प्लान का 2024 के लिए हम लोग क्या करेंगे किसानों के लिए, तो एक्शन प्लान के उस बैठक में उसका डिस्कशन होगा और जो निकल के आएगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे विशेष हो जो हम बता सकें लोगों को अभी? महत्वपूर्ण बिंदु जैसे वर्तमान समय में चल रहा है, एक तो आपका क्लाइमेट, ये रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के रूप में डिस्कशन हुए हैं कि कैसे हम क्लाइमेट के साथ मिल करके, जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारी चीज़ें, जाड़े के समय में बरसात होने लग रही है या गर्मी के समय में बरसात होने लगी है, बरसात के मौसम में सूखा पड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर और जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, इन सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। इन्हीं को लेकर के हम सभी लोग किसानों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। डीएस रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई। डीएस रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के विभिन्न चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में आयुर्वेद पद्धति से किस तरह से इलाज को और बेहतर किया जा सकता है, इस पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें बीएचयू के भी डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या होती है तो आप शुरुआत में ही डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जिससे वो बीमारी बड़ी न हो पाए। उन्होंने कहा कि अगर आप आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराते हैं तो बिना किसी इन्फेक्शन के आप ठीक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब आयुर्वेद पद्धति से कैंसर का भी इलाज हो सकता है और काफी मरीज इससे ठीक हो रहे हैं। इसके लिए वो विभिन्न जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिससे लोग आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराकर बिना किसी इन्फेक्शन और कम खर्च में अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। आज डीएस रिसर्च सेंटर में यहाँ पे डॉक्टर्स मीट के संदर्भ में हमें बुलाया गया है। यहाँ पे जो टॉपिक था हम लोगों का वो था रोल ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर इन सोसाइटी। तो बेसिकली डीएस रिसर्च सेंटर जो कैंसर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं ये लोग, और साथ में मेरा खुद का जो है पीएचडी रिसर्च का विषय वो भी कैंसर है। इसमें हम एक पॉलीहर्बल ड्रग के ऊपर मतलब रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे पहले सेल लाइन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और चूहों के ऊपर स्टडी करके फिर पेशेंट्स को उसको वो करेंगे। तो डॉक्टर्स मीट पे मेरा आप लोगों को यही मैसेज है कि बेसिक कभी भी आप कोई भी दवा जो है वो बिना चिकित्सकीय परामर्श के ना लें, डॉक्टर से अवश्य उसकी सलाह लें। और कोई भी बीमारी है तो उसको हम पहले मतलब उसका डायग्नोस करने से पहले हम दोषों की कैसे स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर पेशेंट के लिए मेडिसिन में थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पे मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या है तो शुरुआत में ही आयुर्वेदिक फिजिशियन को आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आप तुरंत ये प्राकृतिक मेडिसिन लेते हैं तो बिना साइड इफेक्ट के आप ठीक हो सकते हैं पूर्ण रूप से। मैम, देखा जाता है आयुर्वेद से ज़्यादा एलोपैथ पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। ये आयुर्वेद पे विश्वास कैसे लोग ज़्यादा करें, इसके लिए तो हम पहल भी चलाएंगे। आप लोग क्या विशेष? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के थ्रू। इवन हम लोग स्कूल्स, रेलवे या फिर जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे बनारस में या बेंगलोर, हर जगह हमारा जो
ये टीम है वहाँ जाती है अवेयरनेस प्रोग्राम करने। अच्छा, अगर औसतन देखा जाए तो आयुर्वेद पद्धति से कैंसर मरीज कितने ठीक हो रहे हैं? देखिए, इसका हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। इनफैक्ट लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस समय पे जाइए, तो क्योंकि बीमारी की अवस्था अनुसार है रिजल्ट मिलना। आप क्रोनिक कंडीशन में जाएंगे तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा। चाहे आप एलोपैथ में भी जाते हैं तो कैंसर में ही लीजिए, कीमो रेडिएशन भी किया जाता है, तो 3-3 साल से लगातार पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो बीमारी की अवस्था पे डिपेंड करता है कि समय कितना लगेगा। और हमारा अगर मैं डीएस का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, डीएस रिसर्च सेंटर का, तो क्रोनिक कंडीशन में या रिलैप्स कंडीशन में भी पेशेंट आते हैं, उसमें भी हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इवन पेशेंट को अगर ये बोला जाता है कि आप घर जाइए, सेवा कीजिए, इस तरह की अवस्था वाले पेशेंट ठीक हुए हैं। यादव बंधुओं द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को होने वाले परंपरा अनुसार जलाभिषेक के लिए जानकारी दी गई। सावन के पहले सोमवार 10 जुलाई को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक परंपरा अनुसार यादव बंधुओं द्वारा किया जाएगा। हजारों यादव बंधु तिलभांडेश्वर से विश्वनाथ मंदिर, मृत्युंजय महादेव के बाद गायघाट सहित कुल 9 मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे, जिसकी शुरुआत केदार घाट से होगी। इस बात की जानकारी पत्रकारों को लालजी यादव, अध्यक्ष बाले सरदार, चुन्नी सरदार, भोला सरदार ने संयुक्त रूप से दी। जी, किस तरह की परंपरा का निर्वहन कब करने जा रहे हैं आप लोग? ये 10 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार को, जो हम लोगों को सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक होता है, उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करने जा रहे हैं। तो कब और कहाँ से ये निकलेगा जुलूस आपका? एक केदार घाट से हम लोग जो इकट्ठा होते हैं, वहाँ से हम लोग जलाभिषेक प्रारंभ करते हैं। तिलभांडेश्वर, माता शीतला, आइलेश्वर महादेव, वहाँ से डेढ़सी के पुल द्वारा डुंडराज गणेश होते हुए और बाबा विश्वनाथ का हम लोग जलाभिषेक करते हैं। उसके उपरांत सरस्वती फाटक से हम लोग जल भरने का काम करते हैं। महामृत्युंजय के बाद हम लोग आते हैं त्रिलोचन महादेव, गाय घाट से जल भरते हैं, त्रिलोचन महादेव में जलाभिषेक करते हैं। त्रिलोचन महादेव के बाद हम लोग फिर जल भरते हैं। वहाँ से हम लोग जल को 2 भाग में बांटते हैं, आधा ओमकालेश्वर महादेव, आधा लाट पर जाके हम लोग का वहाँ से पूर्णाहुति होता है। वहीं पे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और ये सारा सेवा समाप्त। कितने लोगों की आने की संभावना है? लगभग 50,000। तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या पूरा व्यवस्था आप लोगों की? भाई प्रशासनिक हमारी शिष्टाचार मुलाकात हुई है, प्रशासनिक मीटिंग अभी नहीं हुई है। इस बार सबसे बड़ी जबरदस्त बात यह है कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हंसराज अहीर आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव जी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सपा के विधायक संग्राम यादव जी आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री ओबीसी के आपके जगदीश यादव जी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक, भिलाई के विधायक कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं। ये तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। यादव बंधु तमाम सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आने का काम करते हैं। कितने तारीख को आप लोग जलाभिषेक करेंगे? 10 जुलाई दिन सोमवार, स्थान केदार घाट। हम लोग वहाँ से जल भरकर हम लोग 7:30 बजे वहाँ से निकलने का कार्य करेंगे। वाराणसी की शालिनी ने काशी का नाम रोशन किया। उन्होंने बीएड की परीक्षा में टॉप किया। वाराणसी की शालिनी ने बीएड परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं। शालिनी बीएचयू की छात्रा भी हैं। उन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई हिंदी से की है। शालिनी ने बताया कि 2022 में जब उन्होंने बीएड का एग्जाम दिया था तब उनके अच्छे नंबर नहीं आए थे। इस बार उन्होंने खुद से घर पर ऑनलाइन और कुछ किताबों की मदद से तैयारी की और ये सफलता हासिल की। शालिनी ने बताया कि वो आगे चलकर आईएएस अफसर बनना चाहती हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है। शालिनी पटेल मेरी इज्जत रख दी। जितनी पढ़ाए थे उसको हम इच्छा रखे थे उतना हमको आज मिल गया परिणाम। कितना मेहनत करती थी बिटिया? बहुत मेहनत करती थी। कई घंटे लगभग पढ़ती थी? हमेशा ही पढ़ती थी। हम कहते थे काम करो तो कहीं नहीं मम्मी हम पढ़ेंगे, तो हम कह जाओ पढ़ो अपना। वो पढ़ती थी सब अपना। उसका सपना था कि हम अच्छा पढ़ें लिखें, आईएएस बनेंगे और टीचर बनेंगे। तो हमको जो भी बनना है आप बनो। भाइयों आप लोग का कितना सहयोग रहा? पूरा सहयोग रहा। मेरे इसके पापा भी बोलते थे कि आप पढ़ लिख कर अच्छा बनो, हमारा नाम रखो। इसके भाई भी कहते थे और इसकी बहन भी। कई भाई बहन है? 3 बहन 1 भाई है। शालिनी कई नंबर पे है?
शालिनी तीसर के पर है। कितनी खुशी है इस सफलता के बाद बीएड में आपने प्रदेश में पहला स्थान लाया? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा का बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। मैं पढ़ाई के लिए हमेशा उनको अग्रसर करती रही। अपने भी सब काम करती थी लेकिन हमको बोलती थी बस तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हाँ, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या क्या अभी आपने पढ़ाई शुरू से कैसे की और यहाँ तक आपने? मैंने तो अपने पढ़ाई जो है नर्सरी से लेकर इंटर तक जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज से किया। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दिया तो BHU से BA और MA दोनों उत्तीर्ण किए। उसके बाद पिछली बार भी हम UP BED का एग्जाम दिए थे, बट उसमें क्या था कि थोड़ा कम रैंक आया था, इसलिए हम उसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो इस बार हम सोचे कि अब फिर से अपने से मेहनत करते हैं और अच्छे रंग आए, हमको अच्छा कॉलेज मिले। सो मैंने इस बार अच्छा से मेहनत किया तो मेरा वो। अच्छा, पढ़ाई कैसे की इस बार? क्या कोचिंग कहीं पे किया या घर पे ही? कोचिंग नहीं किया, अपने सेल्फ स्टडी करते थे हम। अच्छा, इस सारे बुक वहाँ पर रखा, ऑनलाइन मटेरियल से भी और अपने खुद से बुक वगैरह से घर पे ही मेहनत करते थे। अच्छा, ऐसे कुछ प्रश्न रहे होंगे परीक्षा के समय जो लग रहे थे कि बड़े उलझा सकते हैं, तो ऐसा कुछ मन में आया था? कुछ और मतलब थे जो मतलब हम नहीं पढ़े थे, कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि मतलब थोड़ा हार्ड है, लेकिन हमने उसको भी मतलब किया अपने से। रीजनिंग का 2-4 क्वेश्चन था जो हमको नहीं आ रहा था और बाकी तो आ रहा था। अच्छा, इसका पूरा श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? हम अपने घर वालों को, मम्मी पापा को देना चाहते हैं और अपने टीचर्स को। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे तो IAS बनने का है सपना मेरा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्लास्टिक युक्त सामान बेचने से पूर्व दुकानदारों को रखवानी होगी धरोहर राशि। नगर निगम ने इस नियम की जानकारी देते हुए पालन को चेताया। प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना ने सर्किट हाउस में सावन महीने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में की समीक्षा बैठक। प्रमुख सचिव गृह एवं DGP ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर परखी व्यवस्थाएं। और कबीरचौरा अस्पताल में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हुआ आयोजित। 10 मच्छर मारने वाले वाहन किए गए रवाना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।